एक हाईवे है गाजीपुर से वाराणसी आने वाले रोड पर। उस हाईवे के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। जंगल जैसा नहीं है, बस ढेर सारे हरे भरे और घनेदार पेड़ हैं जो दिन में भी अंधेरा होने का आभास कराते हैं। ऐसे में रात में यहाँ सफ़र करना काफ़ी खतरनाक होता है। एक ट्रक ड्राइवर खूब मज़े से गाड़ी चला रहा था। उसके साथ एक क्लीनर था। दोनों मज़े से रेडियो पर गाना सुनते हुए सफ़र का आनंद उठा रहे थे कि तभी उन्हें बगल से एक कार जाती हुई दिखी। ध्यान से देखा तो उसमें एक लड़की पीछे की सीट पर बैठी थी। ट्रक के लाइट की रोशनी में वो लड़की साफ साफ दिख रही थी। गहरे नीले ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी। उस लड़की के हाथ में फ़ोन और एक उंगली में अंगूठे थे। तभी कार वाले ने गाड़ी तेज कर दी। गाड़ी को दूर जाते देख ट्रक ड्राइवर बोल पड़ा, काश हम भी पढ़े लिखे होते तो ऐसी लड़की हमारे नसीब में ज़रूर होती। कमबख्त बहुत ही खूबसूरत थी। हाँ उस्ताद, बहुत ही खूबसूरत थी, पर अपनी तो किस्मत ही खराब है। तभी ट्रक के बगल से एक और कार निकली। उसमें सिर्फ 2 ही सवारी थे और सब पुरुष ही थे। वो कार जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। ट्रक अभी भी अपनी मस्ती में चल रहे थे क्योंकि चलाने वाला रोशन सिंह बहुत खुश था उस कार वाली लड़की को याद कर। ट्रक अभी मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे गया ही होगा कि तभी रोड के एक तरफ एक लड़की हाथ से इशारा कर रहे थे लिफ्ट लेने के लिए। ट्रक ड्राइवर रोशन सिंह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि गाड़ी रोक कर लड़की को बैठा लेते हैं, मगर उसके साथ ही क्लीनर ने गाड़ी रोकने से साफ मना कर दिया। उस्ताद, गाड़ी मत रोकना, क्या पता चोर डाकू यहीं कहीं छुपे हों। तुम गाड़ी रोको और वो हमला करके सब लूट लें। रोशन इस बात को मानने को तैयार नहीं था, पर मजबूरी में क्लीनर की बात मान ली और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा लिया। मुश्किल से यहीं कोई 2-3 किलोमीटर ही गए होंगे कि उन्हें फिर से एक लड़की इशारा कर रही थी गाड़ी रोकने को, पर क्लीनर हैरान रह गया। वो उस लड़की को देख कर बोला, उस्ताद, ये यहाँ कैसे? किसी से लिफ्ट ली होगी। उसने मजे लेकर कहा, इसे यहाँ छोड़ दिया होगा, चलो अब हम लिफ्ट दे देते हैं। एक बात बताओ उस्ताद, हमारी गाड़ी की स्पीड लगातार 50 से 60 के बीच में बनी है और हमें किसी और गाड़ी को अभी तक क्रॉस नहीं किया, तो फिर हमसे पहले वो यहाँ पहुंची कैसे? हाँ काके, तेरी बात में दम तो है, कुछ तो लफड़ा है, तो हनुमान चालीसा गा, मैं गाड़ी भगाता हूँ। इसके बाद रोशन ने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी भगाता गया और वो लड़की हर 3 किलोमीटर के अंतराल पर उसे मिलती रही और हर बार रोशन सिंह गाड़ी भगा लेता। अचानक क्लीनर राम सिंह को एक गाड़ी दिखी, एक कार जिसका बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट देखकर लग रहा था कि कोई नहीं बचा होगा। गाड़ी का नंबर प्लेट देख राम सिंह चौंक गया। उस्ताद, ये तो वही कार है जो हमसे आगे निकली थी और जिसमें बस 2 ही लोग थे। हाँ काके, तेरी बात एकदम सही है, गाड़ी वही लग रही है, पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया। उस्ताद, गाड़ी रोकना मत, भगाते रहो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है काके। इसके बाद लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था, पर अब वो लड़की लिफ्ट लेने वाली कहीं दिख नहीं रहे थे। पर उन्हें एक ढाबा दिख गया। उनका रुकने का मन नहीं था, पर क्लीनर ने देखा कि वहाँ वही कार खड़ी है जिसमें पीछे की सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी।
रोशन सिंह ने उस लड़की को फिर से एक बार देखने के लालच में उसने गाड़ी रोक दी और उतरकर ढाबे के बाहर लगी कुर्सी पर बैठ गया। भाई साहब, खाने के लिए कुछ है क्या? हाँ जनाब, क्या लेंगे? क्या स्पेशल है आज? साहब, बिरयानी। फिर ले आओ 2 प्लेट। ढाबे के मालिक ने एक नौकर से कहकर 2 प्लेट में बिरयानी निकलवाई और रोशन सिंह वाले टेबल पर रखवा दिया। दोनों बड़े चाव से उसे खाने लगे। तेरा शुक्रिया राम सिंह, तेरी वजह से उस लड़की से बच गए। कौन सी लड़की साहब? ढाबे वाला बीच में बोल पड़ा। इस पर राम सिंह ने पूरी घटना कह सुनाई। पूरी घटना सुनने के बाद ढाबे के मालिक ने कहा, वो लड़की बड़ी अभागी है जनाब। आज से 6 महीना पहले रामपुर नाम के गांव के पास से वो लड़की खड़ी होकर मदद मांग रही थी। आगे ढाबे वाले ने बताया, एक मनचले कार ड्राइवर ने उसे लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठा लिया। कार में उस ड्राइवर के साथ एक और साथी था। दोनों ने मिलकर उसके साथ गलत किया और फिर कार से उसे रूपपुर गांव के पास फेंक दिया। कार से गिरते ही उसके सिर पर ऐसी चोट लगी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से वो लड़की रामपुर से रूपपुर तक दिखाई देती है। जो गाड़ी रोके बिना आगे चले जाते हैं उनका कुछ नहीं करती, जो गाड़ी रोक देते हैं उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो उनकी जान ले लेती है। आप बड़े ही किस्मत वाले हो जो बच गए। तभी रोशन सिंह के दांत में कुछ फंस गया। रोशन को लगा कंकड़ है, पर जब हाथ डालकर निकाला तो वो अंगूठी निकली, जिसे देखते ही रोशन पहचान गया कि यह अंगूठी उसी लड़की की है, नीली ड्रेस वाली। उसने अपनी प्लेट में ध्यान से देखा तो एक उंगली भी मिल गई। इससे पहले दोनों कुछ कह या कुछ कर पाते दोनों बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही ढाबे के मालिक ने आवाज लगाई, रामू, पतीला चढ़ा, आज खाने में कोई कमी नहीं होगी। रामू ने वैसा ही किया। दोनों को उठाकर ढाबे के पीछे ले गया। वहां 2 औरतें थीं जो कुछ पतीले में उबाल रहे थे और अब उबलने की बारी शायद रोशन सिंह और राम सिंह की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत किसी अफवाह या किसी बुजुर्ग के डराने वाली बात से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत एक मामूली से सवाल से हुई थी जो मैंने गांव में कदम रखते ही पूछ लिया था। ये कुआं ढक कर क्यों रखा हुआ है? मेरे इस सवाल के बाद कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया हो जो नहीं पूछना चाहिए था। मैं अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर एक छोटे से गांव में आया था। ये इलाका कागजों में तो सामान्य दिखता था, लेकिन यहाँ की हवा में कुछ अजीब था। लोग कम बोलते थे, जल्दी घरों में घुस जाते थे और शाम ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर पत्थरों की ऊंची मेड़ बनी हुई थी और ऊपर से भारी लकड़ी के तख्तों से उसे ढक दिया गया था, पर उस पर जंग लगी जंजीर और ताला लगा हुआ था, मानो किसी चीज को बाहर आने से रोका जा रहा हो। मेरे सवाल के बाद गांव के प्रधान ने बस इतना कहा, पुराना कुआं है, इस्तेमाल के लायक नहीं। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में डर छुपा हुआ था। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, रात में उधर मत जाना। किसी ने उसे डांट कर चुप करा दिया
मुझे तभी समझ आ गया कि ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है। पहली रात में मैं गांव के बाहर बने पुरानी सरकारी गेस्ट हाउस में रुका। इमारत जर्जर थी लेकिन रहने लायक। रात का खाना जल्दी खा लिया गया और 9 बजे तक पूरा इलाका शांत हो गया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था। गांव की तरफ से हल्की हवा चल रहे थे जो अपने साथ मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध ला रहे थे। ठीक रात के 12 बजे मेरी नींद खुल गई। बाहर से किसी के रोने जैसी आवाज आ रही थी। पहले मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन आवाज में वो मासूमियत नहीं थे। वो रोना खींचा हुआ था, जैसे कोई बहुत देर से रोते रोते थक चुका हो। आवाज साफ नहीं थी लेकिन एक ही दिशा में से आ रहे थे, गांव के बीचों बीच वाला कुआं। मैं उठकर खिड़की के पास गया। दूर अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन रोने की आवाज वो साफ सुनाई दे रहे थे। कुछ मिनट बाद आवाज अपने आप बंद हो गई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने गांव के एक स्कूल टीचर रमेश से बात की। मैंने सीधा कुएं की बात नहीं की, बस यूं ही पूछा कि यहाँ रात में बच्चे क्यों नहीं बाहर होते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यहाँ बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसके इस जवाब ने मुझे कुछ असहज कर दिया। दूसरी रात आवाज फिर आई। इस बार सिर्फ रोना नहीं, इस बार हंसी भी थी। बच्चों की हंसी, बहुत धीमी, दूर से आती हुई। हंसी और रोना एक साथ सुनाई दे रहा था, जैसे कई बच्चे एक साथ कुएं के अंदर से बोल रहे हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी सामान्य इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि आधी रात में कुएं से बच्चों की आवाज आ सकती है, लेकिन मैं साफ सुन पा रहा था। तीसरे दिन मैंने जोर देकर कुएं के बारे में पूछा। इस बार प्रधान ने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गांव का निजी जमीन है और वहां जाना मना है, लेकिन डर की वजह सिर्फ यही नहीं थी। शाम को एक बूढ़े आदमी ने मुझे अलग बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि अगर मैं अपनी जान प्यारी समझता हूं तो कुएं के पास कभी ना जाऊं। उसने बताया कि लगभग 20 साल पहले गांव में भयानक सूखा पड़ा था। पानी की कमी की वजह से लोग परेशान थे। उसी समय गांव के कुछ बच्चे एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा बच्चे खेलते खेलते कहीं चले गए होंगे, लेकिन जब 5 बच्चे गायब हो गए तब गांव में डर फैल गया। कई दिनों तक तलाश के बाद एक बच्चे के चप्पल कुएं के पास मिले। जब कुएं में झांका तो नीचे बच्चों की चीखें सुनाई दी, लेकिन जब रस्सी डालकर देखा गया तो कुएं में सिर्फ पानी ही था, कोई बच्चा नहीं। कहा जाता है उस रात गांव के कुछ लोगों ने कुएं में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो बच्चों को पानी के नीचे खींच लेता था। अगले ही दिन बच्चों की आवाजें बंद हो गई, लेकिन उसके बाद से हर साल उसी वक्त रात में कुएं से बच्चों के रोने और हंसने की आवाज आने लगी। उस रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं चुपचाप गेस्ट हाउस से निकला और कुएं की ओर चल पड़ा। पूरा गांव सोया हुआ था, चांद बादलों के पीछे छिपा था। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। तख्तों के नीचे से बहुत धीमी आवाज आ रही थी। ये फुसफुसाहट थी,
बच्चों की आवाजें एक दूसरे को बुलाती हुई। मैंने जंजीर को छुआ, वो बर्फ जैसे ठंडे थे। उसी पल नीचे से किसी ने मेरा नाम लिया। मेरी सांस अटक गई। मैंने कभी किसी को अपना नाम ही नहीं बताया था, फिर भी आवाज बिल्कुल साफ थे। कई आवाजें एक साथ मेरा ही नाम पुकार रहे थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तख्तों के नीचे से एक हाथ बाहर आया, छोटा, सड़ा हुआ, जैसे कई दिनों से पानी में पड़ा हो। फिर दूसरा हाथ, और फिर बच्चों की हंसी तेज हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कुआं मुझे अंदर खींच रहा हो। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और भागकर गेस्ट हाउस लौट आया। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। प्रधान को पता चला कि मैं कुएं तक गया था। उन्होंने मुझसे तुरंत गांव छोड़ने को कहा। जाते समय बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, अब उन्होंने तुम्हें देख लिया है। मैं शहर लौट आया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी कई रातों में मुझे नींद में पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी बच्चों की हंसी और कभी कभी कोई आवाज मेरे कान में फुसफुसाकर मेरा नाम लेती है। अब मुझे समझ आ गया कि वो भूतिया कुआं सिर्फ उस गांव में नहीं था, वो मेरे साथ यहाँ तक चला आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वो रात उदास थी। चारों ओर झिंगुरों और जुगनुओं की आवाज गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में किसी को भी साथ की तलाश हो तो उनकी आवाजें उसे अपनी ओर खींच सकते थे। लेकिन चांदनी रात में आगे बढ़ते दो भाइयों को वो आकर्षित नहीं कर पाई। वो जानते थे कि घर लौटने का यही उनका एकमात्र रास्ता है। और दुख की बात ये कि ऐसे बुरे समय में वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। लेकिन हाँ, अंधेरा होने पर भी वहाँ लोग थे। गांव कभी वीरान नहीं होता था, इसके लिए उनका गांव ही जिम्मेदार था, जिसने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इतनी दूर दराज की दर्शनीय स्थालियाँ बनाई थी। जमीन के एक छोटे से टुकड़े को पार करने में आमतौर पर घंटों लग जाते थे, लेकिन चीरू के साथ उसका बड़ा भाई धीरू था और सफ़र अचानक कितना आसान लगने लगा, क्योंकि जब आपके साथ कोई अपना प्रियजन होता है तो आप मंजिल की दूरी भूल ही जाते हैं। उन्होंने अपने दिन के बारे में बातें की, बताया कि उन्हें तालाब में तैरने में कितना मज़ा आया और उन्हें गिलडाला खेलना कितना पसंद था। जब उन्होंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों के नाम बताने की कोशिश की इस खेल में बिल्कुल बेकार थे, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि कोई सामने से आ रहा है। पहले तो धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वो समझ पाए कि वो एक महिला थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। गांव में बूढ़ी विधवाओं की भरमार थे, इसलिए लड़कों को इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई। साथ ही वो आपस में मधुर बातचीत में इतने मग्न थे कि आसपास की बातों पर उनका ध्यान ही नहीं था। लेकिन वो उनके ठीक बिल्कुल सामने खड़े थे, इसलिए उन्होंने उसे अनदेखा करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। कुछ ही सेकंड्स में उनके आश्चर्य के बीच वो गायब हो गई और फिर चीरू के ठीक बगल में प्रकट हुए। वो वहाँ बेसुध बैठी रो रहे थे। उसका चेहरा उसकी साड़ी से ढका हुआ था। ये सबके लिए चौंकाने वाला पल था,
चीरू ने धीरू को देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वो वहां नहीं था। वो मुड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। उसने देखा कि धीरू पहले ही सदमे में भाग रहा था। धीरू हांफते हुए चीख उठा, भागो। वो भाई के लिए बहुत डरपोक निकला। भागते समय चीरू ने पीछे मुड़कर देखा। वो महिला अभी भी वहीं बैठी थी जहां उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था। ये आखिरी बार था जब उसने उसे देखा। वो पूरी गति से भाग गया। चीरू अपने भाई के पीछे पीछे चलता रहा और जैसे ही वो मुड़े, संयोगवश उनकी मुलाकात कुछ गांव के लोगों से हो गई जो टहलने निकले थे। धीरू ने अपना चेहरा एक महिला की गोद में छिपा लिया और वह इतना सदमे में था कि कुछ बोल ही नहीं सका। क्या वो बच्चे? धीरू पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। उसका शरीर मुरझाए पत्ते की तरह कांप रहा था। महिला ने उसे शांत कराने के लिए अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके शरीर पर रोंगटे महसूस कर सकते थे। वो माँ के प्यार के लिए तड़प रहे थे। चीरू भी दौड़ता हुआ आया। वो भी हैरान था, अपने भाई जितना डरा हुआ नहीं था। और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। चीरू ने उन्हें सब कुछ बताया जो उन्होंने देखा। ग्रामीणों ने पुष्टि की कि उन्होंने भी सड़क पर कुछ ऐसा ही देखा था। फिर वो बच्चों को घर ले गए। इस बार उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।